Hello and welcome everyone to the channel Forestry Exam Academy। और आज हम करने वाले हैं यूजीसी फॉरेस्ट्री नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं 100 एमसीक्यूज। टोटल हम आज 100 एमसीक्यूज करेंगे जो यूजीसी नेट फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा फॉरेस्ट्री जो सेकंड पेपर है ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR। कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये एवरी 2 ईयर में, हर 2 साल में क्या करती है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। दूसरा क्वेश्चन है टीक टेक्टोना ग्रैंडिस इज। अब ये क्या पूछ रहा है कि टेक्टोना ग्रैंडिस जो है किस टाइप की स्पीसीज है? शेड बियरर है, लाइट डिमांडर है, क्लाइमेक्स है, अंडर स्टोरी है, कौन सी स्पीसीज है? तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं सिल्वीकल्चर में। टीक जो है वो हमेशा इसको बहुत ही ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट की जरूरत होती है ग्रोथ और एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये आ जाएगा आपका लाइट डिमांडर स्पीसीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो था वो कब लॉन्च हुआ था? तो नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। 2014 इज द राइट आंसर। ये इंडिया में सबसे पहला ऐसा कंट्री बना, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, ठीक है। विच वन इज नॉट एन इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है? इकोसिस्टम सर्विसेज में प्रोविजनिंग भी आता है, सपोर्टिंग भी आता है, रेगुलेटिंग भी आता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि नॉट कौन सा नहीं है? तो ये तीनों आते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ये इंडस्ट्रियलाइजिंग, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजिंग इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनैक्टेड इन। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ था? तो ये एवरी फॉरेस्ट स्टूडेंट को याद रहता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हमेशा जब भी ऐसा है तो 1927, ठीक है। देखिए सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नहीं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा सकता है, WPA पूछा जा सकता है जो 1972 में था। आपसे और भी डिफरेंट एक्ट्स पूछे जाते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि साल बिलोंग्स टू डिप्टेरोकार्पेसी। यस, साल डिप्टेरोकार्पेसी में को बिलोंग करता है। दूसरा क्या है? साल रीजनरेट्स मेनली थ्रू सीड्स। यस, साल सीड्स से रीजनरेट होते हैं। साल सीड्स रिमेन वाइबल फॉर मेनी इयर्स। नो, साल की जो सीड्स की वाइबिलिटी होती है वो 7 to 10 डेज होती है, नॉट ईयर्स। इसलिए ये दोनों जो है वो सही है। तो ऑप्शन में क्या है कि 1 and 2 ओनली। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? विच स्पीसीज इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प वुड प्लांटेशन। देखिए पल्प वुड किस चीज लिए काम आता है? पल्प वुड जो होता है वो पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। किसमें? पेपर इंडस्ट्री में, ठीक। तो पल्प वुड का सबसे ज्यादा कौन सा स्पीसीज को यूज किया जाता है पल्प वुड के लिए? वो है यूकेलिप्टस। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फॉरेस्ट मेंसुरेशन डील विद। देखिए जहां फॉरेस्ट मेंसुरेशन है यानी कि मेजरमेंट्स, हाइट, डायमीटर, इन सब की बातें होंगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट मेजरमेंट किससे डील करता है? ट्री का मेजरमेंट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? यहाँ एसर्ट दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि टीक इज ए लाइट डिमांडिंग स्पीसीज। ये कह रहा है कि क्या टीक ये बोल रहा है कि टीक लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, और फिर उसका रीजन क्या दे रहा है कि टीक सीडलिंग्स एस्टैब्लिश बेस्ड अंडर डेंस शेड। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि टीक लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है। तो जब ये लाइट डिमांडिंग होगा तो ये बेस्ट कभी भी एस्टैब्लिश नहीं होगा शेड में। तो ये क्या है? टोटली फॉल्स है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी,
A is true and R is false। देखिए क्या है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि कुछ लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन दिया रहेगा कि A is true and R is not the explanation, ठीक है, तो इस टाइप से तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा A is true R is false ये गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि विच कन्वेंशन रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जो रेगुलेट करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड्स को। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस के नाम दिए हुए हैं, CBD है, CMS है, CITES है, साइट्स है, रामसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर C, साइट्स। साइट्स का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है फुल फॉर्म? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो ये जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। ठीक है, ये फुल फॉर्म थोड़ा याद कर लीजिएगा, अलग अलग फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, कौन सा कन्वेंशन कब हुआ था, ईयर भी पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है? स्पीसीज दिया हुआ है और उसका फैमिली। तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टीक। टीक की फैमिली क्या हो जाएगी? टीक की फैमिली हो जाएगी नंबर 2। ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा 2। ठीक, बी का क्या है? साल। साल का फैमिली होता है डिप्टेरोकार्पेसी, बी इक्वल टू 4। नीम, नीम का जो फैमिली होता है वो होता है मेलिएसी, यानी कि सी का 3। और सीसम है, इसका फैमिली हो गया आपका फैबेसी, क्योंकि सीसम हमेशा लेग्यूम से है तो फैबेसी, यानी कि डी का हो गया 1। तो 2 4 3 1 जिसमें भी सीक्वेंस है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर जो है, ए इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि विच प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरी इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू से और एक्स सीटू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है? अब देखिए पहले इन सीटू क्या है? इन सीटू यानी कि उसके नेचुरल हैबिटाट में, किसी भी स्पीसीज को नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट करना, उसको कहते हैं इन सीटू। ठीक है, इन यानी कि इनसाइड, इनसाइड नेचुरल हैबिटाट। ठीक, और एक्स सीटू यानी कि आउटसाइड। ठीक है, अब नेचुरल हैबिटाट हर्बेरियम क्या हो जाएगा? हर्बेरियम आपका एक्स है, सीड बैंक भी एक्स हो जाएगा, नेशनल पार्क का इन हो जाएगा, और टिश्यू कल्चर बैंक एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सबको क्या कर रहे हैं? नेचुरल हैबिटाट के। नेशनल पार्क क्या है अपना? इन सीटू हो जाएगा, क्योंकि उसका ये नेचुरल हैबिटाट में है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल साइंस में भी पूछे जाते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, सीसम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्री स्पीसीज रीजनरेट्स नेचुरली थ्रू रूट सकर्स। तो रूट सकर से नेचुरली कौन सी ट्री स्पीसीज जो है वो जनरेट करती है? तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर है सीसम। सीसम जो है अच्छा जनरेट होता है रूट सकर से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी स्पीसीज नहीं जनरेट होती है, लेकिन सीसम जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एफएससी इज ए फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी। क्या एफएससी फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी है? PEFC is related to forest certification. IFWCC is an Indian forest certification body. देखिए टोटल पहले क्या थी? 2 सर्टिफिकेशन बॉडी थी, एक थी FSC और एक थी PEFC। ठीक है, FSC हो गया आपका फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, और ये एस्टेब्लिश हुआ है ये एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1993 में, और
पीएफसी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है 1999 में। ये दोनों ही सर्टिफिकेशन बॉडी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब IWFC, इसके बाद एक अभी रिसेंट 2003 में बॉडी आई है जिसका नाम दिया गया है IFWCC, ठीक है, IFWCC, और ये एस्टेब्लिश हुई है 2023 में। FSC का आपका फुल फॉर्म हो जाता है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल। PEFC का फुल फॉर्म हो जाता है आपका प्रोग्राम फॉर इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, और IFWCC का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ने क्या किया है, MOEF ने क्या किया है कि इसको लाया है अभी, ठीक है, 2023 में। तो अब ये 3, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑल। नाउ चलते हैं द 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द एज एट विच MAI and CAI MAI इक्वल्स CAI, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है, जनरल फॉरेस्ट्री में। तो जिस एज पे MAI और CAI इक्वल्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कल्मिनेशन पॉइंट, ठीक है। ये एज ऑफ मैक्सिमम रोटेशन भी कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं कल्मिनेशन पॉइंट। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। नाउ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रामसर कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव। रामसर कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो रामसर क्या है पहले ये थोड़ा सा जान लीजिए कि रामसर एक ऐसा कन्वेंशन था जो 1971 कहाँ हुआ था? रामसर एक शहर है ईरान में, यहाँ हुआ था, और इसका जो मेन मोटो था वो था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। और इंडिया जो है इसका पार्ट बना था 1982 में, ठीक है। इंडिया जो है इसका पार्ट 1982 में बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेटलैंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच स्पीसीज इज नोन एज इंडियन सैंडलवुड। इंडियन सैंडलवुड कुछ नहीं है, ट्री स्पीसीज का नाम दिया है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका सीधा आंसर है सैंटलम एल्बम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, NDVI यूटिलाइजेज। अब NDVI क्या है पहले आप NDVI समझ लीजिए, फिर इसका आंसर ढूंढेंगे। तो NDVI का फुल फॉर्म होता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ठीक है। ये NDVI का फॉर्मूला है, ठीक है, सॉरी NDVI का फुल फॉर्म है। और NDVI जनरली एक यूं समझ लीजिए कि रिमोट सेंसिंग में वेजिटेशन के हेल्थ और बायोमास को एसेस करने का तरीका है, ठीक है। और ये इसका जो NDVI निकालने का जो फॉर्मूला होता है, NDVI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका NIR माइनस रेड डिवाइडेड बाई NIR प्लस रेड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। सैटेलाइट इमेजरी जो होती है उसके डिफरेंट बैंड्स होते हैं, जिसमें NIR बैंड होता है, रेड बैंड होता है, ब्लू बैंड होता है, ग्रीन बैंड होता है, ठीक है। तो ये NDVI का है। तो वही पूछ रहा है NDVI यूटिलाइजेस, क्या क्या यूटिलाइज करता है? तो NDVI यूटिलाइज करता है आपका NIR और रेड बैंड को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, रेड एंड NIR बैंड्स, ठीक है। NIR का फुल फॉर्म हो जाता है नियर इंफ्रारेड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20? कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं भाई साहब इसको हम लोग, ठीक है। तो कॉपीज सूट्स अराइज फ्रॉम डोरमेंट बर्ड्स, सही है। कॉपीज फॉरेस्ट आर सीड ओरिजिन फॉरेस्ट, गलत है। सीड ओरिजिन जो फॉरेस्ट होते हैं उसको हम हाई फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और कॉपीसिंग एबिलिटी डिक्रीजेज विथ एज द ट्री एजेस, ओके। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि
बी नंबर 1 and 3 ओनली, ठीक है। कॉपीज अराइजेस फ्रॉम डोरमेंट बर्ड्स एंड कॉपीज डिक्रीज होता है एज के साथ, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। सैंड ड्यून जो होता है उसके स्टेबलाइजेशन के लिए कौन से स्पीसीज सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो जो सबसे ज्यादा सुटेबल स्पीसीज है वो है आपका कैजुराइना इक्विसिटी फोलिया, ठीक है। कैजुराइना इक्विसिटी फोलिया। अब क्यों है? क्योंकि कैजुराइना का जो रूट सिस्टम होता है बहुत ही एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, कैजुराइना का जो रूट सिस्टम है एक्सटेंसिव होता है रूट सिस्टम, ठीक। और ये टॉलरेंस होता है सैंडी सैलाइन सॉइल्स में, ठीक है। और ये बहुत ही टॉलरेंस होता है सैंडी और सैलाइन सॉइल के लिए, इसलिए ये आइडियल होता है कोस्टल सैंड ड्यून स्टेबलाइज, कोस्टल के लिए एरिया के लिए या फिर सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन। देखिए एक्ट से हमेशा क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको एक्ट अच्छे से याद रखना है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इसको ध्यान में रखना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है और चलो भाई इसमें CO2 तो है, CH4 भी है, ऐसा है तो मार देते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा O2। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ने पे कई बार क्या होता है लोग बोल देते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। चलिए अब 24 क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग। इसमें ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है और यहाँ हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स को मैच करना है। तो सबसे पहला FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में। देखिए बहुत ही ट्रिकी टाइप का है ये। यहाँ पे 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सेंटर देहरादून में है और सिर्फ एक है जिसका जोधपुर में है, ठीक है। वो किसी का भी हो सकता है, वो WI का, ICFRE का, किसका है देखते हैं, ठीक है। तो FSI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? हमारा देहरादून में है, ठीक है। हाँ, AFRI एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो है अपना एरिड रीजन एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो जोधपुर में है, ठीक। तो अब देख लेते हैं, जिस भी ऑप्शन में B का 1 दिया हुआ है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये भी दोनों आंसर हो सकता है, इसमें भी B का 1 है और इसमें भी B का 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपको जो भी ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? यूनिवर्सल मार्किंग हो जाती है, इसमें सबको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मार्किंग। फिर भी आप ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी हेडक्वार्टर्स है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है? विच स्पीसीज इज नोन एज व्हाइट टीक। तो व्हाइट टीक किसे कहते हैं? मेलाइना आर्बोरिया। मेलाइना आर्बोरिया को व्हाइट टीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग टिम्बर स्पीसीज है, ठीक है। प्लाईवुड इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा काम आता है इसका, फर्नीचर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? थोड़ा सा तेज चलेंगे, अभी बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग। साइड क्वालिटी इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय। साइड क्वालिटी किससे एक्सप्रेस किया जाता है? तो इसका हम पहले भी कर चुके हैं सिल्वीकल्चर में, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं हम साइट इंडेक्स, ठीक है। साइट इंडेक्स जो होता है एक्सप्रेस होता है साइट क्वालिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्टैटिकल मेजर इंडिकेट्स सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा स्टैटिकल मेजर है जो सेंट्रल टेंडेंसी को क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में क्या क्या आता है? देखिए वेरिएंस सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है। क्या आता है? मीन, ठीक है। मीन मीडियम मोड जो है वो आपका क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते में है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है अर्थमेटिक एवरेज। ये हमारा C इज द राइट आंसर।
ना क्वेश्चन 28 क्या दिया हुआ है, ए सर्टन और उसका रीजन। ए सर्टन क्या है कि सिलेक्शन सिस्टम प्रोड्यूसेस अनइवन एज्ड स्टैंड। ये कह रहा है कि अगर हम सिलेक्शन सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो हमको अनइवन स्टैंड मिलता है। ठीक है, ट्रीज ऑफ ऑल एज क्लासेस आर मेंटेन्ड इन द स्टैंड। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही है ये, क्योंकि जो सिलेक्शन सिस्टम होता है अगर हम सिलेक्ट करके काटेंगे ट्री को तो ऑब्वियसली जो हमको नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा उसमें क्या होगी, अनइवन स्टैंड होगी। ठीक है, और ट्री ऑफ ऑल एज क्लासेस आर मेंटेन इन द स्टैंड। हाँ, इसमें सारे एज क्लासेस जो होते हैं मेंटेन होते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच स्पीसीज इज नोन एज इंडियन रोजवुड। सिंपल सा है, वैसे दिया हुआ है, पहले भी हो सकता है स्पीसीज का नाम और उसका साइंटिफिक नेम या उसका और भी ऐसा नेम, लोकल नेम जो पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका आंसर है सीसम। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एफॉरेस्टेशन इज। अब एफॉरेस्टेशन का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका एफॉरेस्टेशन का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव आपका सीधा आंसर देख लीजिए, एस्टैब्लिश फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड। ये हम पहले भी क्वेश्चन आई थिंक कर चुके हैं। ठीक है, हार्वेस्ट मैच्योर फॉरेस्ट नहीं, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन non-forested area where it can be barren land, it can be unused land, it can be wasteland, anything। ठीक है, तो नॉन फॉरेस्ट लैंड पे फॉरेस्ट को एस्टेब्लिश करने को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, नंबर 31 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, तो देखिए टोटल वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है 36 है वर्ल्ड में, और इंडिया में है अपना 4, जिसमें आता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, हिमालय आता है, उसके बाद आपका आता है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, हाँ इंडो वर्मा जिसको बोलते हैं। ठीक है, हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्ट वाला या फिर इंडो वर्मा बोलिए, इंडो वर्मा, और फिर आता है सुंदालैंड। ठीक है, सुंदालैंड। तो ये 4 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे इंडिया में। तो ये क्या बोल रहा है, कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए वेस्टर्न घाट्स। कौन से इसमें से वेक्टर डेटा मॉडल है, देखिए 2 तरह के डेटा होते हैं, एक होता है वेक्टर, रिमोट सेंसिंग से ये क्वेश्चन है, और एक होता है रास्टर। तो जो वेक्टर डेटा होता है या वो क्या होता है, लाइंस होते हैं, लाइन होता है, या फिर पॉलीगॉन होते हैं, लाइंस, पॉलीगॉन्स, ये जो डेटा होता है इसको हम कहते हैं वेक्टर डेटा मॉडल। और रास्टर जो होता है वो क्या होता है, पिक्सल में होता है। तो कौन सा है इसमें वेक्टर डेटा मॉडल, पॉलीगॉन इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कर रहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज को हेल्प करता है मिटिगेट करने में, तो यस ये एक तरह से सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट एक्ट एज ए कार्बन सिंक, यस ये भी सही है, फॉरेस्ट कार्बन सिंक करते हैं क्योंकि ये कार्बन को सिक्वेस्ट करते हैं। फॉरेस्ट इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक CO2, नहीं ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ GIS इज, GIS का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सही हो गया। ठीक है, खत्म यही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं कि विच स्पीसीज बिलोंग्स टू द फेवेसी। कौन सा स्पीसीज फेवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, साल्ट का है डिप्टेरोकार्पेसी, नीम का मेलिएसी, सीसम का है आपका फेवेसी हो जाएगा, टीक का वर्विनेसी। ठीक है, सीसम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसम। और 36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच फॉरेस्ट टाइप ऑक्युपाई द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सा फॉरेस्ट टाइप है जो ऑक्युपाई करता है लार्जेस्ट एरिया इंडिया में, तो ये है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक, यस। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये आपका
करेक्ट आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके लिए आपको जो ISFR रिपोर्ट है FSI का, ठीक है, वो पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उससे जो शॉर्ट डेटाज हैं, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट, लोएस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट, ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का, इंडिया फॉरेस्ट का टोटल कितना एरिया है, कौन सा एरिया सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑक्युपाई करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो ISFR फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 37, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मेनली प्रमोट्स, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन किसको प्रमोट करते हैं? तो अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग गलत हो जाएगा, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यस, ये आपका सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए माइनिंग हो नहीं सकता कभी भी, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन माइनिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, अर्बनाइजेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब यही फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन में क्या क्या है, वही जो हमने पहले भी देखा है, FSC, PEFC और फिर एक और जो ग्रुप था वो था, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। विच वन इज एन एक्सोटिक स्पीसीज इन इंडिया? देखिए एक्सोटिक स्पीसीज क्या होते हैं? कोई भी ऐसी स्पीसीज जो किसी दूसरी कंट्री से लाकर दूसरे कंट्री में लगाया गया हो, तो जिस कंट्री में उस स्पीसीज को ग्रो कर रहे हैं वो स्पीसीज उस कंट्री के लिए वो स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सोटिक हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मैंने ऑस्ट्रेलिया से ले आकर अगर यूकेलिप्टस को मैं इंडिया में लगा दिया, तो इंडिया के लिए यूकेलिप्टस क्या है? एक्सोटिक हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 39 क्या बोल रहा है? क्रॉनिकली अरेंज। अब इसको सही से अरेंज करना है, ठीक है। ईयर दिया हुआ है और इधर एक्ट दिया हुआ है और बोल रहा है इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आया था हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। आई थिंक ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमको अरेंज कर देना है ईयर वाइज, ठीक है। तो क्योंकि पहले से 2 नंबर, फिर आएगा अपना नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1 नंबर, फिर आएगा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 3 नंबर, फिर आएगा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 4 नंबर। ये पहले से दिया हुआ है, बट इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको आ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे ईयर नहीं दिया हो, आपको ईयर ध्यान में रखना हो और ये सिर्फ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऐसे दिया हो और आपको अरेंज करने के लिए बोला जाए, तो आपको ईयर को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलिए ठीक है, 2134 इसका सही आंसर हो जाएगा 2134, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? विच स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद टोंगिया प्लांटेशन? टोंगिया प्लांटेशन से कौन सा स्पीसीज एसोसिएटेड है? तो देखिए क्या बोल रहा है कि पहले टोंगिया देख लीजिए। टोंगिया क्या है? टोंगिया एक ऐसा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को क्या करते हैं? टेम्पोरली ग्रो करते हैं फॉरेस्ट्री स्पीसीज, ठीक है, प्लांटेशन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे। और टोंगिया का जो स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था? बर्मा, म्यांमार, ठीक है, MYANMAR, बर्मा म्यांमार से हुआ था। और ये जो टीक है ये हम टोंगिया से एसोसिएटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट वाज इनएक्टेड इन, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो कब इनएक्ट हुआ था? FRA। तो FRA जो है वो आपका हुआ था 2006 में, ठीक है। थोड़ा सा FRA के बारे में जान लीजिए। FRA का जो ओल्ड नेम है इसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है। हो सकता है आपसे ऐसा बोला जाए, क्वेश्चन आ जाए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए कौन सा एक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। और ये 2006 में इनएक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन इज नॉट ए रिमोट सेंसिंग रिजोल्यूशन? रिमोट सेंसिंग का रिजोल्यूशन कौन सा इनमें से नहीं है? तो स्पैटियल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल, सर्कुलर, कौन सा नहीं है? देखिए जो रिमोट सेंसिंग होता है उसमें स्पैटियल रेजुलेशन होता है, उसमें स्पेक्ट्रल रेजुलेशन होता है, उसमें टेम्पोरल रेजुलेशन होता है। सर्कुलर जो है वो ऑप्शन
सही है, ये रिमोट सेंसिंग में नहीं होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच ट्री इज हाईली सुटेबल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इन नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में क्या है हाईली सुटेबल है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम? कौन सा ट्री स्पीसीज है जो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए हाईली सुटेबल है? तो इसका सीधा आंसर है पॉपुलर। इसको पॉपुलस डेल्टोइडस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, पॉपुलस डेल्टोइडस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन? वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन क्वाड्रेट दिया हुआ है, सेंसस दिया हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया हुआ है। देखिए, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का एस्टिमेशन दो मेथड से करते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब इसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर में आते हैं आपके क्वाड्रेट, सेंसस, कैमरा ट्रैप्स, स्कैट सर्वे, पैलेट काउंट सर्वे, पगमार्क सर्वे, ये सारे क्या होते हैं इन्हीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर में आते हैं। ये देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कई बार क्या होगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा यार डायरेक्ट भी सही है, सेंसस भी सही है, क्वाड्रेट भी सही है, तो कौन सा आंसर सही होगा? कहीं यूनिवर्सल मार्किंग सबको तो नहीं मिल जाएगी, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। नहीं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स जो है ये यूज होता है, इसी के अंदर में क्वाड्रेट, सेंसस ये सारे आते हैं। ओके, कोरिलेशन ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट? देखिए ऐसे तो मेडिसिनल प्लांट, अच्छा चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सर्पगंधा, टीक, साल, पॉपुलर। तो क्या है कि मेडिसिनल प्लांट के लिस्ट में आपका सर्पगंधा भी आता है, साल भी आता है, पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो रिलेटेड है वो क्या है? सर्पगंधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्पगंधा। ओके, चलिए 46, द टर्म ग्रोइंग स्टॉक रेफर्स टू एनुअल इंक्रीमेंट, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, फॉरेस्ट फायर इंटेंसिटी या कार्बन स्टॉक ओनली। ठीक है, तो ग्रोइंग स्टॉक का मतलब होता है आपका कि जो टोटल वॉल्यूम होता है किसी भी ऑल लिविंग ट्रीज का किसी भी पार्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में एक स्पेसिफिक लिमिट, डायमीटर लिमिट में। फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट एरिया है तो इसमें जितने भी पेड़ होंगे, इन जो लिविंग ट्रीज हैं, इनका टोटल जो ट्री वॉल्यूम होगा उसको हम क्या कहेंगे? ग्रोइंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉनिफर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टीक ब्रॉड लीफ है, साल ब्रॉड लीफ है, देवदार इज ए कॉनिफर। तो देवदार इज सही राइट आंसर। नीम इज ऑल्सो अ ब्रॉड लीफ, सो देवदार इज द करेक्ट आंसर। 48, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स वर्किंग प्लान्स इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग प्लान करता है? सिंपल सा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हर एक स्टेट का अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जो वर्किंग प्लान बनाता है। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, विच फॉरेस्ट पॉलिसी एम्फेसाइज्ड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ओवर रेवेन्यू जनरेशन? ये थोड़ा सा आपको फॉरेस्ट पॉलिसी जितने भी एक्ट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा कि एक्चुअल जो उनका ऑब्जेक्टिव्स था वो क्या था। ठीक है, नाउ जो हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है, ठीक है, वो क्या कहता है कि मतलब इन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के में क्या हुआ था कि हमारा जो मेजर फोकस जो था उसको किस तरफ कर दिया गया था? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और रेवेन्यू जनरेशन की तरफ। ठीक है, क्योंकि 1952 फॉरेस्ट पॉलिसी में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया था ट्री स्पीसीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन? नाउ ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो ऑप्शन नंबर माइनिंग नहीं, इससे तो और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन ये भी नहीं, फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल इससे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, दिस इज द करेक्ट आंसर, फॉरेस्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करती है? एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और स्टोर कर लेती है एज ए बायोमास इन ट्रीज या फिर सॉइल्स में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टूल की तरह एक्ट करती है सारे फॉरेस्ट। ओके,
सो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड कंडीशन। वाटर लॉक कंडीशन के लिए कौन सा स्पीसीज सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो देखिए वाटर लॉक कंडीशन के लिए ऐसी स्पीसीज सुटेबल होगी जिसका फ्रूटिंग टाइम जो होगा मानसून सीजन के में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूटिंग टाइम मानसून सीजन में किसका है? जामुन का है। ठीक है, तो जामुन इज राइट आंसर। ओके, साइजीजियम क्यूमिनी इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है साइजीजियम क्यूमिनी। आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम से भी दिया जा सकता है, तो थोड़ा साइंटिफिक नेम आप लोग देख लीजिएगा। टीक इज नॉट, चीरपाइन इज नॉट, देवदार इज नॉट, द जामुन इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। द टर्म प्रोविनेंस रेफर्स टू, प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोविनेंस का मतलब होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जियोग्राफिक ओरिजिन ऑफ सीड्स। बी इज द राइट आंसर, जियोग्राफिक ओरिजिन ऑफ द सीड। देखिए प्रोविनेंस का मतलब होता है जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, प्रोविनेंस का मतलब हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जियोग्राफिक ओरिजिन ऑफ सीड्स। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ सीड ऑर्चर्ड। कौन सा सीड ऑर्चर्ड का टाइप नहीं है? ठीक है, तो क्लोनल जो है वो सीड ऑर्चर्ड है, सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड दिया हुआ है, नेचुरल सीड ऑर्चर्ड दिया हुआ है, हाइब्रिड सीड ऑर्चर्ड। ठीक है, तो देखिए नॉट बोल रहा है। सीड ऑर्चर्ड क्या होता है पहले ये देख लीजिए। सीड ऑर्चर्ड जो होता है एक प्लांटेशन होता है किसी भी सिलेक्टेड ट्री स्पीसीज का, जो क्या करता है जेनेटिकली सुपीरियर ट्रीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ नॉट पूछ रहा है, नॉट में क्लोनल सीड ऑर्चर्ड भी होता है तो ये गलत हो जाएगा, सीडलिंग सीड ऑर्चर्ड भी होता है तो ये भी गलत हो जाएगा, नेचुरल सीड हाइब्रिड भी होता है। ठीक है, तो नेचुरल सीड ऑर्चर्ड, दिस इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जीन फ्लो एक ऑकर्स थ्रू पॉलन एंड सीड्स। जीन फ्लो जो है वो पॉलन और सीड से अकर होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑब्वियसली पॉलन और सीड से जेनेटिक्स मटेरियल जो है जो ट्रांसफर होता है। म्यूटेशन क्रिएट्स न्यू जेनेटिक वेरिएशन, यस म्यूटेशन से नया जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। ठीक है, सिलेक्शन रिड्यूसेस वेरिएशन, यस सिलेक्शन क्या करता है वेरिएशन रिड्यूस करता है। क्या करते हैं सिलेक्शन में हम क्या करते हैं फेवरिंग, जो हमको पसंद है वो फेवरिंग जीनोटाइप्स को लेते हैं, तो इसके कारण जो वेरिएशन होता है वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों 1, 2 एंड 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, विच ट्री इंप्रूवमेंट मेथड इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स। तो देखिए दो किसी पेरेंट्स को 1 एंड 2 इन दोनों को आपस में क्रॉस करने पे जो भी बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हिब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 अगेन असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, तो क्या कह रहा है सर्टन क्लोनल प्रोपोगेशन इंश्योर जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। ये कह रहा है कि जो क्लोनल प्रोपोगेशन है इंश्योर करता है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। और दूसरा क्या कह रहा है रीजन उसका क्या दिया है कि क्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए सिंगल जीनोटाइप। तो यस अगर हम किसी एक ट्री स्पीसीज का या फिर किसी भी प्लांट का, सपोज ये प्लांट है, इसको हम अगर क्लोन करते हैं तो जो हमको दूसरा मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम इसके जैसा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम 1 नंबर के जैसा होगा। ठीक, तो ये सही है। और क्लोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए सिंगल जीनोटाइप, यस क्लोन जो होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म जंप प्लाज स्टोरेज। तो इसका हो जाएगा आपका बी आंसर क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या करते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है
उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रो प्रिजर्व करते हैं जेनेटिक मटेरियल्स को। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज, टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू भी एक किसी प्लांट पार्ट्स का लेते हैं और फिर उससे न्यू प्लांट्स को जनरेट करते हैं। तो समझिए कि सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्लोन्स। 59 विच वन इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, रेजिन ये हमको फॉरेस्ट से मिलता है तो ये नहीं होगा, गम ये भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है ये भी नहीं होगा, टिम्बर ये भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यूरिया, यस यूरिया क्या है, हम आर्टिफिशियली बनाते हैं यूरिया, यूरिया इज द राइट आंसर। नाउ कत्था एंड कुत आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए कत्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक स्पीसीज से निकलता है जिसको हम कहते हैं अकेशिया कैटेच्यू, इसको खैर भी कहते हैं। ठीक है, अकेशिया कैटेच्यू इसको हम खैर भी कहते हैं, तो अपना ए इज द राइट आंसर। नाउ 61 मैच द फॉलोइंग, स्पीसीज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा है कि अकेशिया कैटेच्यू से क्या निकलता है, कत्था, तो ए का हो जाएगा 2 सैंटलम एल्बम। ठीक है, यानी कि चंदन, चंदन से निकलता है सैंडलवुड, तो बी का हो जाएगा 1 पाइनस रॉक्सबर्गाई, देखिए जितने भी पाइनस स्पीसीज होती है उससे निकलती है रेजिन्स। ठीक है, पाइनस जो होती है उनसे निकलता है रेजिन। ओके, तो इसको हम क्या कह ले लेंगे, ये हो जाएगा अपना सी का 3 एंड देन सिम्बोपोगन स्पीसीज, इससे निकलता है इसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 4, तो 2 1 3 4 इज द राइट आंसर, 2 1 3 4 ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 62 की ओर चलते हैं। 62 क्या कर रहा है कि विच मेडिसिनल प्लांट इज नोन एज अश्वगंधा, कौन सा मेडिसिनल प्लांट, मतलब कॉमन नेम दिया हुआ है, हमको उसका साइंटिफिक नेम बताना है। तो रोल्फिया सर्पेंटिना जो होता है वो होता है सर्पगंधा। ठीक है, सर्पगंधा, एलोवेरा सब लोग जानते हैं। विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा जो होता है वो है आपका अश्वगंधा। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। सिना एलेक्जेंड्रेडिया ये भी गलत हो गया, ये नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 63 की ओर चलते हैं। इसबगोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसबगोल किससे ऑब्टेन्ड होता है, इसबगोल जो हम लोग खाते हैं ना, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसबगोल किससे ऑब्टेन्ड होता है, वो होता है प्लांटागो स्पीसीज, ये एक प्लांट है जिससे हमको मिलता है इसबगोल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 64 वो क्या कह रहा है कि विच एरोमेटिक प्लांट इज नोन एज लेमन ग्रास, लेमन कौन सा एरोमेटिक प्लांट है जिसको हम लेमन ग्रास कहते हैं। तो लेमन ग्रास का जो साइंटिफिक नेम है वो है सिम्बोपोगन स्पीसीज। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज है, तो हालांकि यहाँ कोई पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं पूछा है तो हम सीधा SPP लगा देंगे, सिम्बोपोगन स्पीसीज। ओके, नाउ 65 विच स्पीसीज इज एसोसिएटेड विथ मेथनॉल प्रोडक्शन, मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्पीसीज जो है एसोसिएटेड है। देखिए मेथनॉल का जो मेजर सोर्स होता है वो मिंट स्पीसीज होते हैं, जितने भी मिंट रिलेटेड स्पीसीज होते हैं वो होते हैं मेथनॉल का प्रोडक्शन के लिए, और ये यूज होता है मेडिसिन्स में। ठीक है, मेडिसिन्स में, कॉन्फेक्शनरी में, कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। ओके, तो मिंट जिससे निकलता है वो है आपका मेंथा, बी इज द राइट आंसर, मेंथा स्पीसीज, यहाँ इसको स्पीसीज देना था, मेंथा स्पीसीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए NTFP, NTFP क्या होता है कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऐसी कोई सी भी स्पीसीज अदर देन टिम्बर, हम फॉरेस्ट से कोई भी स्पीसीज ले रहे हैं जो टिम्बर नहीं है, लकड़ी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये कुछ भी हो सकता है, ये रेजिन्स हो सकते हैं, ये गम्स हो सकते हैं, हनी हो सकता है, वैक्स हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेजिन्स है, ये टिम्बर स्पीसीज है। ओके, कौन सा नहीं है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है
नहीं है। बैम्बू भी नॉन टिम्बर में आता है, रेजिन्स भी आता है, टिम्बर। ओह, बहुत इजी आंसर है, बट यहाँ पे टिम्बर की जगह कुछ और भी ऑप्शंस दिया हो सकता है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। फॉरेस्ट बायोमास एस्टिमेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। फॉरेस्ट बायोमास को किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो फॉरेस्ट बायोमास को एक्सप्रेस करते हैं केजी या टन में। ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? इकोलॉजिकल सक्सेशन बिगिंस विथ। इकोलॉजिकल सक्सेशन किस से बिगिन होता है? तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो पायोनियर से बिल्ड होके क्लाइमेक्स स्टेज तक जाता है। ठीक है, तो जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं पायोनियर। तो ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 69, द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना का पोर्शन कुछ एरिया आता है। ठीक है, तेलंगाना का कुछ एरिया आता है। इसका टोटल एरिया जो है वो है 3700 प्लस स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3700 प्लस स्क्वायर किलोमीटर है समथिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि विच वन इज एन ex-situ कंजर्वेशन मेथड? कौन सा ex-situ है? पहले भी इसे कर चुके हैं in-situ ex-situ से। ex-situ यानी कि आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज, उसके नेचुरल हैबिटाट से आउटसाइड में प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज को, उसको हम कहेंगे ex-situ। x इक्वल टू आउटसाइड, इन इक्वल टू इनसाइड। ओके, सिंपल सा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये आपका है इन, नेशनल पार्क इज इन, आर्बोरेटम जो है ये आपका एक्स और ये इन। तो सी इज द राइट आंसर। आर्बोरेटम जो हो जाएगा ex-situ कंजर्वेशन मेथड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। अगेन ए सर्टन और रीजन से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सर्टन ए कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स फैसिलिटेट जीन फ्लो। ठीक है, और उसका रीजन क्या दिया है कि कॉरिडोर्स कनेक्ट फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स। तो यस, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होते हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? अलग अलग, देखिए क्या है, सिंपल सा ऐसा समझिए आप कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पहले होता क्या है। फॉर एग्जांपल, ये एक हैबिटाट है, ये एक फॉरेस्ट पैच 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 है। तो ये सारे क्या हैं? हैबिटाट हैं। ठीक है, ये सारे हैबिटाट हैं और इन सारे हैबिटाट को जो कनेक्ट करता है रूट्स, उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। ओके, तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है, जब एनिमल का मूवमेंट और फैसिलिटेशन होता है तो ऑब्वियसली जीन का फ्लो होगा, क्योंकि एनिमल मूव करेगा, आपस में इनब्रीडिंग होगा तो जीन का फ्लो होगा। तो असर्टन जो है वो सही है। ओके, कॉरिडोर्स कनेक्ट फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स, अभी मैंने बताया कि सारे अलग अलग जो कॉरिडोर्स है क्या करते हैं? एक दूसरे हैबिटाट को कनेक्ट करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर फैसिलिटेट जीन फ्लो इज ट्रू एंड कॉरिडोर कनेक्ट फ्रेगमेंटेड हैबिटाट्स इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ true and R explains A. Okay, now क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं कि which convention focuses on migratory species। ठीक है, कौन सा कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीसीज को पे फोकस करता है? तो देखिए, एक कन्वेंशन हुआ था CMS। ठीक है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ये हुआ था आपका 1979 में। ये हुआ था 1979 बॉन, जर्मनी में। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन है आपका माइग्रेटरी स्पीसीज से फोकस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है? IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी इंक्लूड्स। IUCN का जो रेड लिस्ट कैटेगरी है वो क्या इंक्लूड करता है? तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ऐसा
ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, सारी स्पीसीज के साथ डील करती है, जितनी भी इन वर्ल्ड में स्पीसीज सबके साथ डील करती है, ठीक है। कंजर्वेशन से रिलेटेड ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में। IUCN जो है ये स्टेब्लिश हुआ था 1948 में, और इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी बनाई हुई थी, जिसमें आता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली endangered, vulnerable, near threatened, and then least concerned। ओके, तो ये अगर कैटेगरी आती है IUCN में, थोड़ा सा कैटेगरी आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी आती है, इंडेंजर्ड भी आती है, वुलनरेबल भी आती है, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कि फॉरेस्ट वॉल्यूम टेबल्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट। फॉरेस्ट वॉल्यूम टेबल्स क्या है, किस चीज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा ट्री वॉल्यूम। वॉल्यूम से है तो इसमें जो सिंपल सा है, फॉरेस्ट वॉल्यूम, ट्री वॉल्यूम, ठीक है, एक ही चीज है। तो ट्री वॉल्यूम, बहुत इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। बेसल एरिया इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। बेसल एरिया किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो बेसल एरिया का जो फॉर्मूला होता है, बेसल एरिया इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये बेसल एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक स्टैंड डेंसिटी या ग्रोइंग स्टॉक को रेफर करता है, ठीक है। की इंडिकेटर है बेसल एरिया, और इसको हम मेजर करते हैं बेसल एरिया को 1.37 मीटर पे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन यूनिट है वो है हमारा मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। ओके, बी मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, विच ग्रोथ फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मैक्सिमम ग्रोथ रेट को कौन सा ग्रोथ फेज जो है कैरेक्टराइज करता है, तो देखिए जो एक्सपोनेंशियल फेज होता है, एक्सपोनेंशियल फेज इज द राइट आंसर। एक्सपोनेंशियल जो फेज होता है, इस फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम ग्रोथ करता है, क्योंकि अबुंडेंट रिसोर्सेज होता है और फेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। अबुंडेंट रिसोर्सेज और फेवरेबल कंडीशन होता है, इसलिए इसमें जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है इनका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। क्वेश्चन नंबर 77, वाटरशेड मैनेजमेंट प्राइमरी एम्स एट। वाटरशेड मैनेजमेंट प्राइमरीली किस पे एम करता है, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सिंपल सा है। अगर वाटरशेड है यानी कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है इस पे प्राइमरीली एम करता है अपना वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 78, विच सॉइल प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसेस न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी मोस्ट। कौन सा सॉइल प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो सॉइल का जो टेक्सचर है, सॉइल टेक्सचर जो होते हैं उसको करता है। सॉइल टेक्सचर यानी कि आपका होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन, ठीक है। सैंड, सिल्ट एंड क्ले का प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको कहते हैं सॉइल टेक्सचर। ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, कंसीडर द फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ है, इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड कल्चरल सर्विसेज। क्या इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड करता है कल्चरल सर्विसेज? यस। देखिए इकोसिस्टम के ना टोटल 4 टाइप के सर्विसेज होते हैं, 4 टाइप के सर्विसेज होते हैं इकोसिस्टम के। पहला है आपका प्रोवाइजनिंग, दूसरा है आपका रेगुलेटिंग, तीसरा है सपोर्टिंग और चौथा है कल्चरल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड कल्चरल सर्विसेज, यस। इकोसिस्टम सर्विसेज इंक्लूड सपोर्टिंग सर्विसेज, यस। इकोसिस्टम इंक्लूड्स रेगुलेटिंग सर्विसेज, यस। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि IPBES स्टैंड्स फॉर। IPBES किस चीज से स्टैंड होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है
इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये हो जाएगा अपना बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आईपीसीसी फॉर बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, इसको आईपीसीसी फॉर बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर बर्न ऑर्गेनिक मैटर बीनीथ द सरफेस। सरफेस के बीनीथ में, तो सरफेस फायर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सरफेस के बीनीथ बोल रहा है। क्राउन फायर नहीं होगा क्योंकि क्राउन फायर अपर में होता है। ग्राउंड फायर, तो सी इज द राइट आंसर। ग्राउंड फायर जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको क्या करता है, बॉन्ड करता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि हो गया पीट, ह्यूमस, ठीक है, रूट्स बिलो द सॉइल, इन सारे सबको क्या करता है, ग्राउंड फायर जो होता है बॉन्ड करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82, आईपीएम स्टैंड्स फॉर। आईपीएम जो होता है वो क्या स्टैंड होता है, तो आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या करता है, कंबाइन करता है आपका बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स कंट्रोल करने, पेस्ट को कंट्रोल करने का, जो पेस्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल, ओके, केमिकल, सारे मेथड्स को कंबाइन करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 83, ग्रोइंग स्टॉक रेफर्स टू। ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो पहले भी हम देखे हैं कि ग्रोइंग स्टॉक किसी भी फॉरेस्ट एरिया में जो लिविंग फॉरेस्ट ट्रीज होती हैं उसका वॉल्यूम को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं। तो स्टैंडिंग ट्री वॉल्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 84 की तरफ चलते, क्या बोल रहा है कि नॉर्मल फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। नॉर्मल फॉरेस्ट किससे कैरेक्टराइज होता है, तो नॉर्मल फॉरेस्ट का होता है आपका, इसमें हो जाएगा इरेगुलर नहीं, गलत है ये, बैलेंस्ड एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। यस, नॉर्मल फॉरेस्ट में बैलेंस एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि कंटिन्यू करता है सस्टेन्ड यील्ड ओवर द टाइम को। ठीक है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। ओके, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। विच डॉक्यूमेंट गाइड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डिवीजन लेवल। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है डिवीजन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को डिवीजन लेवल पे गाइड करता है, तो सिंपल सा ईआई रिपोर्ट अलग है, वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान जो है, देखिए ईआई रिपोर्ट जनरली क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए बनाते हैं, जब वहां पे कोई इंडस्ट्रीज वगैरह माइनिंग सेक्टर खोल रहे, तो मैनेजमेंट पॉइंट कुछ और नहीं है। फॉरेस्ट पॉलिसी इज ऑल्सो नॉट। वर्किंग प्लान इज द राइट आंसर। ये रिटन सेट ऑफ एक डॉक्यूमेंट होता है जो हर एक फॉरेस्ट प्लान बनाता है 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, डिपेंड अपॉन देयर एरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। विच ग्रीन हाउस गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल एविडेंस अमंग एटमॉस्फेरिक एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस। क्या बोल रहा है कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस में सबसे कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो हाईएस्ट ग्लोबल एविडेंस रखता है, तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें CO2 जो है सबसे हाई अमाउंट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, चलिए 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है कि REDD स्टैंड्स फॉर। REDD किससे स्टैंड होता है, तो REDD का फुल फॉर्म होता है reducing emission from deforestation and forest degradation। A is the right answer। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा reducing emission from deforestation and forest degradation। ओके, ठीक है, ये एक्सटेंडेड मतलब इसका REDD का एक्सटेंडेड फॉर्म है REDD प्लस। ठीक है, प्लस जो है इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, और ये UNFCCC मैकेनिज्म मतलब एक इनिशिएटिव है उसका, UNFCCC का। ठीक है, और इसको UNFCCC जो है, समझ रहे हैं, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो FCC जो 1992 में हुआ था। इसका एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फॉरेस्ट रिलेटेड कार्बन जो होता है उसको रिड्यूस करने का मैकेनिज्म है। ठीक है, नाउ
चलते क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। विच इंटरनेशनल बॉडी एसेसेस क्लाइमेट चेंज साइंस? कौन सा इंटरनेशनल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज साइंस को एसेस करता है? तो इसका फुल फॉर्म है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। ठीक है, और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? ये WMO प्लस UNEP के द्वारा। ठीक है, WMO हो गया आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP हो गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 89, NAPCC क्या बोल रहा है कि NAPCC क्या किस स्टैंड करता है? तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ए इज द राइट आंसर। NAPCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, टोटल देखिए 8 नेशनल प्लान है अपने इंडिया में, 8 नेशनल प्लान है। ठीक है, 8 नेशनल प्लान है इंडिया में। ओके, ये थोड़ा सा नेशनल प्लान आप लोग पढ़ लीजिएगा, 8 हो। ठीक है, जिसमें आता है सोलर मिशन, वाटर मिशन, ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज होता है, सस्टेनेबल हैबिटेट है, इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी है और सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ये टोटल 8 नेशनल प्लान है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Which image classification method requires training samples? कौन सा इमेज क्लासिफिकेशन मेथड है जो रिक्वायर होता है? ट्रेनिंग सैंपल। देखिए, इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को डिफरेंट क्लास में क्लासिफाई करना, कि कौन सा फॉरेस्ट पैच है, कौन सा एग्रीकल्चरल पैच है, कौन सा वाटर बॉडी है, कौन सा सेटलमेंट एरिया है, ठीक है, बैरन एरिया है। तो इन सबको क्या करते हैं, एक हम क्लास डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं LULC, लैंड यूज एंड लैंड कवर क्लासेस। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इमेज क्लासिफिकेशन है जो ट्रेनिंग सैंपल लेता है। तो जब हम LULC कहते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरे मैप्स को सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन टेक्निक से यूज करते हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग सैंपल्स देते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा A। रास्टर डेटा आर कंपोज्ड ऑफ, हमने पहले भी देखा है कि वेक्टर डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइंस एंड पॉलीगॉन्स होते हैं। ठीक है, रास्टर डेटा जो होता है पिक्सेल्स होते हैं। तो C इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 92? IRNSS इज नाउ नोन फॉर। पहले देखते हैं कि IRNSS क्या है। तो IRNSS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, IRNSS का फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है NAVIC, NAVIC, NAVIC। और NAVIC का फुल फॉर्म हो जाता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था 2016 में। ठीक है, ये अपना इंडिया का इंडिजीनियस सैटेलाइट है नेविगेशन सिस्टम का, जिसको इसरो ने डेवलप किया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। इसमें सैटेलाइट का टर्म दिया हुआ है और उसका मतलब दिया हुआ है, इसको हमको मैच करना है। ओके, तो देखिए स्पैटियल जो रेजुलेशन होता है, स्पैटियल का मतलब होता है पिक्सल, तो A का हो जाएगा 2, A इक्वल टू 2। स्पेक्ट्रल जो रेजुलेशन होते हैं, यानी कि स्पेक्ट्रल से जो रिलेटेड है, तो वेवलेंथ, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि B का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल का मतलब होता है रिविजिट, टाइम पीरियड में है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन यानी कि C का हो जाएगा आपका 3। और D रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, रेडियोमेट्रिक का सेंसिटिव टू एनर्जी। ठीक है, तो D का हो जाएगा 4। तो ऑप्शन A का 2, B का 1, C का 3, D का 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 94, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। अगेन ये एक्ट से क्वेश्चन है, तो मैंने पहले भी बोला थोड़ा एक्ट और जितने भी फॉरेस्ट पॉलिसीज वगैरह है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आंसर नंबर B 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 में आया था।
ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव भी रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, और मतलब रेगुलेट करना डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, और रिड्यूस करना डिफॉरेस्टेशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो था वो कब इनेक्ट हुआ था? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था 2002 में। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में हुआ था। 1980 जो है फॉरेस्ट पॉलिसी है, 1988 भी फॉरेस्ट पॉलिसी है, 2006 जो है हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है। तो 2002 में जो हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ था। ओके, और इस बायोलॉजिकल, इससे रिलेटेड जो कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से वो है CBD। ठीक है, कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 1992 में हुआ था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 96, विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स? तो हम पहले भी देखे हैं वेटलैंड से रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, रामसर। कहाँ हुआ था? एक रामसर नाम का जगह है, कहाँ? ईरान में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1971 में, और इंडिया जो है वो ऑफिशियली पार्टनर बना था 1982 में। ठीक है, इंडिया। ओके, 1982 में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 97, इन स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन मेजर्स, स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन जो है वो क्या मेजर करता है? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है, कोरिलेशन का मतलब होता है कोरिलेट करना, यानी कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, किसी दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन होता है इसको हम कहते हैं कोरिलेशन, को डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, स्मॉल r से, और इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज होता है कोरिलेशन का वो होता है -1 to +1। ठीक है, -1 to +1 जो होता है रेंज होता है। ठीक है, अगर -1 है तो क्या बोलते हैं? परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, -1 इक्वल्स टू परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अगर 0 है तो नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, एंड +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है कि which experimental design is most suitable when variability exists in one direction? कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा randomized block design is the right answer। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है randomized block design। ठीक है, ये एक डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है और ब्लॉक करता है एक्सपेरिमेंटल एरर को और इम्प्रूव करता है प्रिसीजन को। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी दिए हुए हैं, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। CRD का हो जाता है कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, LSD का हो जाता है आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, सॉरी LSD का हो जाता है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, और SPD जो है ऐसा कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है प्राइमरली किस चीज से रिलेटेड? तो डायमेंशन रिडक्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा B, डायमेंशन रिडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं इनको स्मॉलर सेट ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब क्या करता है कि लार्ज नंबर जो होते हैं ना कोरिलेटेड वेरिएबल्स का, इसको स्मॉलर सेट्स जो होते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट का उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और रिटेन करता है मोस्ट ऑफ द वेरिएशन। ठीक है, जिसके कारण हमको क्या होता है कि डायमेंशन रिडक्शन में हेल्प मिलता है। ओके, PCA इक्वल्स टू मेनी वेरिएबल्स टू फ्यू वेरिएबल्स। सिंपल,
चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है कि विच मेजर इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन सा मेजर्स है जो लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है आउटलायर्स, आउटलायर्स। ठीक है, रोबुस्ट मेजर ऑफ, और ये क्या है, ये एक तरह से रोबुस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मीडियन। ठीक है, मीडियन जो होता है लीस्ट अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यूज से। अब देखिए कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। मीन जो है हाईली अफेक्टेड है, ठीक है, मीडियन जो है लीस्ट अफेक्टेड है, लीस्ट है, और जो मोड है नॉट अफेक्टेड है, मोड इक्वल टू नॉट अफेक्टेड। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा आज का टोटल 100 MCQs मैराथन का। नेक्स्ट पार्ट में हम अगेन आएंगे 100 क्वेश्चंस के साथ जो फॉरेस्ट्री नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ ट्यून रहिए, ताकि जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह लेकर आए तो आपके तक जल्दी पहुंच सके। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।